ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर। ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों। मैं आज आपके सामने बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रखने वाला हूं। प्लीज आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और बिल्कुल कमर सीधी करके, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, टेबल चेयर में बैठ के आज पढ़ना है बेटे। आज ये समझ लीजिए कि बस पढ़ाई अब शुरू हो चुकी। लेक्चर 3 बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में लेक्चर नंबर 3, चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन। In the last lecture, I have already shown you, मैंने आप सभी को जूस नोट्स भी दिखाए थे और फिर मैंने आपको उसके बाद जूस नोट्स में मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे दैट दीज आर द कंसेप्ट्स विच आई विल बी डूइंग। ये वाले कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई हैव जस्ट गिवन यू मीनिंग दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता ही क्या है और इसमें हमें व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट and what I mean by notes to accounts and information and what I mean by audit and internal control। ये 3 क्वेश्चंस के लिए 3 आंसर्स किए थे मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में। आज आपके सामने अभी पहले और दूसरे कंसेप्ट में ही खड़ा हूं दोस्त, मैं थर्ड में भी नहीं आऊंगा। मैं पहले कोका कोला की बैलेंस शीट, कोका कोला का प्रॉफिट एंड लॉस आई विल बी शोइंग यू एंड विद हेल्प ऑफ दैट आई वांट टू टेल यू द बेसिक लॉजिक दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी कंपनी की किसी बच्चे की परफॉर्मेंस निकालने के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाना क्यों जरूरी है? उसकी परफॉर्मेंस क्या खाली रिपोर्ट कार्ड से ही पता चलेगी या उसके कुछ और हैबिट से पता चल सकती है? आज हम पूरी बातों को डिस्कस करेंगे। आपको ये नोट्स भी मिल चुके हैं जिन बच्चों ने मेरे से डायरेक्टली लेक्चर्स बाय किए हैं। तो बेटे मैंने करिकुलम प्लस क्वाइजर के नोट्स ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। ये इनको मैं कहता हूँ जूस नोट्स। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फ्लो चार्ट इन द लास्ट लेक्चर और अभी तक मार्किंग है। उसके बाद आज के इस लेक्चर में मुझे मुख्य तौर पर ये बताना है बेटे, क्या बताना है? द 6 द कंसेप्ट नंबर मैं भूपेश आनंद आज सीधा आपके सामने कंसेप्ट नंबर 2 में आ जाऊंगा एंड आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। What are the components of financial statements? What I mean by SOFP? What I mean by SOCI? What I mean by statement of changes in equity? What I mean by cash flows? आप आने वाले 15-20 मिनट मुझे ध्यान से देखेंगे और आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को चेक करेंगे एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस। बेटे जूस नोट्स भी और हैंड रिटन स्लाइड्स भी आपको साथ साथ नोट डाउन करना है। चलिए जी, मैं शुरू कर चुका हूं कहानी किस्मत की। मैंने कहानी किस्मत की स्टार्ट कर दी। फर्स्टली आई विल बी थ्रू माय हैंड रिटन स्लाइड्स। आइए पहली बात, फर्स्ट पॉइंट विच वी वांट टू डू इज एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आई एम नॉट हियर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। I'm here to analyze those statements. So the first concept is financial statement analysis and the second point is before analysis at least I should know what I mean by financial statements. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेटे 4 कंपोनेंट्स हैं जो मुख्य तौर पर आज मैं डिस्कस करूंगा। वैसे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव सेपरेट चैप्टर्स फॉर इनकम स्टेटमेंट, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर बैलेंस शीट, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर सम ऑफ द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा सा मैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द कंपोनेंट्स ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो थोड़ा सा मैं इंट्रो हल्का सा दूंगा। इसको डबलिंग करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम। बट आप अभी यू हैव टू नोट डाउन। क्या नोट करेंगे बेटे? कंसेप्ट नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंसेप्ट नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 स्टेटमेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर द 4 स्टेटमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज, आपको सभी को लिखना है SOCI, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। SOFP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। SOCE, that is statement of changes in equity.
SOCF, that is statement of cash flows. As per IFRS, now the new names are this. आपने बचपन में 11th में 12th में इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रखा होगा. बेटे जमाना बदल गया, धीरे धीरे सब कुछ तो बदल रहा है. CFA एग्जामिनेशन पहले पेपर बेस्ड होते थे, मैंने पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन दिए, आजकल कंप्यूटराइज बेस्ड हो गए. पहले रिजल्ट अच्छा आता था, आजकल उन्होंने टाइट कर दिया है. एवरीथिंग इज चेंजिंग. सिमिलरली द नेम ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IASB, एज पर IFRS हैज बीन चेंज्ड. लेकिन मैं भूपेश आनंद आपको ये सब कंपोनेंट को बताने से पहले, अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स दिखाने से पहले, जूस नोट्स बताने से पहले, बेटे आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी. 5-6 मिनट अगर आपने मेरी कहानी को ध्यान से सुन लिया तो आज का ये जो कंसेप्ट नंबर 2 है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटे आपको लॉजिकली क्लियर हो जाएंगे. आपको आने वाले 5 मिनट मेरी बात से ध्यान से सुनना है. एंड द पॉइंट इज, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट व्हाट इन दिस स्टोरी, मैं अपनी कहानी बताऊंगा आपको. मैं भूपेश आनंद क्लासेस की केस स्टडी बताऊंगा, अपोलो टायर्स की केस स्टडी बताऊंगा, कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, आज सब देखेंगे. बेटे मैं आप सभी को एक बड़ी प्यारी सी बात ये बताने वाला हूं कि आप अगर ध्यान से देखें तो आई विल बी टेलिंग यू द बैलेंस शीट ऑफ कोका कोला. आज मैंने बैलेंस शीट पहले ही निकाल के रखी है. बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, व्हाई वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कोका कोला, मैं आज ये भी बताऊंगा. एंड व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर कोका कोला, सब देखेंगे. बस बेटे आज आप सभी ईमानदारी से मेरी बात को सुनेंगे. द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज, एक छोटा सा बच्चा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, सुनना जी कहानी शुरू हो चुकी, कहानी किस्मत की स्टार्ट हो गई है. आप छोटे थे, आप बड़े अच्छे थे, बातें मानते थे, स्कूल जाते थे, मंथली टेस्ट देते थे, हाफ ईयरली टेस्ट देते थे. आप ये बताइए, आपका परफॉर्मेंस अगर मुझे चेक करना है कि आपने फुल एक साल में आप 5th से 6th क्लास में आए, 6th से 7th में आए, फ्रॉम 8th to 9th, 9th to 10th, और आज इतने बड़े हो गए. इट मीन्स आफ्टर अ गैप ऑफ 12 months यू आर बीइंग promoted to a next class because you have got a requisite knowledge. But before transferring you, before promoting you to the next class, it is important to check your performance कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या खोया क्या पाया 6th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, because then only you will be promoted to the next class. Because when we see that you are now capable enough that you can get more knowledge, तभी तो आपको 10th क्लास में प्रमोट किया गया, 11th में प्रमोट किया गया, 12th में प्रमोट किया गया. सिमिलरली फॉर अ बिजनेस एंटिटी, आप बताइए एज अ ओनर ऑफ अ कोका कोला और एज अ ओनर ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस में अगर अपनी बात करूं, आई एम रनिंग अ coaching center, a coaching institute. We are running in the digital. We have 2 segments. One is digital segment, second is physical section, physical segment. हम फिजिकल लेक्चर्स भी देते हैं, हम क्लासरूम लेक्चर्स भी देते हैं, हम लाइव भी देते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे हैं. और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज का दे रहे हैं. फॉर CMA USA, फॉर CPA CFA USA, फॉर CP USA, एंड डिफरेंट कोर्सेज, अमेरिकन एंड यूरोपियन एंड इंडियन कोर्सेज. क्या लगता है मुझे एज अ ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कुछ क्यूरियोसिटी होती होगी, क्या मन में दिल हूँ करे, घबराए, क्या the point is whether I will be curious in finding out that how I am performing, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैंने क्या खोया और क्या पाया इन 12 महीने में. बिकॉज इन अमेरिकन कंपनीज ऑल्सो, इन USA ऑल्सो, वी हैव अकाउंटिंग पीरियड ऑफ जनवरी टू दिसंबर. बेटे 12 महीने का पीरियड होता है जनवरी से दिसंबर का. चाहे आप अमेरिका में जाएं, इंडिया में अप्रैल टू मार्च है, बिकॉज हमारे नवरात्रे अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, बट है 12 महीने का. एक स्टूडेंट, आप जापानीज स्कूल में पढ़ें, अमेरिकन में पढ़ें, इंडियन में पढ़ें, यूरोपियन में पढ़ें, इवन इन पाकिस्तानी स्कूल, अ स्टूडेंट हैज टू स्टडी फॉर 12 months एंड देन ओनली ही विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. सिमिलरली, if I am running a show, if I am running Bhupesh Anand classes as a show, I will be curious in finding out that how my classes, how my center, how my company is performing. तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्लासेस की इनकम्स क्या क्या हैं,
इस पूरे क्लासेस के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। अब जैसे मैंने बोला इनकम एक्सपेंसेस, एक बच्चा कहता सर आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस। आई विल बी टेलिंग यू बेटे 5 बातें मैं आज बताने वाला हूं कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है और कैपिटल क्या होता है। पांच पांडव थे कुंती माता के पुत्र पांडु से 5, तो मैं आज आपको 5 बातें बताऊंगा। विद हेल्प ऑफ दैट आप सभी अकाउंटिंग इक्वेशन को, बैलेंस शीट को, एसओएफपी को, यू नो एज पर आईएफआरएस आल्सो, दोज आर द 5 कांसेप्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सा बच्चा, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्राइमा फेसी रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं और रिपोर्ट कार्ड में उसने कैसे कैसे परफॉर्म किया अलग अलग टेस्ट में। इट मीन हम उसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं एंड विद हेल्प ऑफ मार्क्स वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर ही इज परफॉर्मिंग गुड और बैड। सिमिलरली फॉर अ बिजनेस एंटिटी वी कैलकुलेट प्रॉफिट्स, we calculate net income, we calculate loss or income, that whether we should promote to next year, क्या इस बिजनेस को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या किंगफिशर एयरलाइन को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या सत्यम कंप्यूटर को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या एमआरएफ टायर शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर और वी शुड क्लोज इट डाउन। And with the help of a benchmark, with the help of a yardstick, we generally calculate the performance कि भाई पिछले 12 महीने में lakhs of transactions हुई, lakhs of events occurred, lakhs of money transfer is there, lakhs of changes are there, and with those items if I consolidate and if I want to calculate the profit, मैं ये चेक करूंगा कि उसमें इनकम कौन कौन सी है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो मैं भूपेश आनंद क्लासेस की इनकम्स को एक जगह लिखूंगा, एक्सपेंसेस को एक जगह लिखूंगा। अब एक बच्चा कहता है इनकम क्या होती है और एक्सपेंस क्या होता है। बेटे उसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इनकम और एक्सपेंस को ढूंढने के लिए मैं कहता हूं दीज आर इंटेंजिबल्स, एक्सपेंसेस आर इंटेंजिबल, इनकम इज ऑल्सो इंटेंजिबल। इसको आप देख नहीं सकते। जो सर्विसेज आप लेते हैं एज अ बिजनेस एंटिटी, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सो दैट इज इंटेंजिबल, दैट इज सर्विस व्हिच आई हैव टेकन। मैंने अपने एम्प्लॉइज से, डिजिटल मार्केटर से, अपने काउंसलर से सर्विसेज ली और उसके बदले में उनको सैलरी पे की। यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस समथिंग व्हिच आई एम पेइंग फॉर सर्विसेज। जो सर्विसेज मैंने ली, रेंट सर्विसेज ली, मैंने लैंडलॉर्ड से किराए में एक बिल्डिंग ली, ऑफिस लिया, रिकॉर्डिंग रूम बनाया और उसको रेंट पे किया। मैंने एम्प्लॉय से उनकी सर्विसेज ली और उनको सैलरी पे की। मैंने टेलीफोन डिपार्टमेंट से टेलीफोन सर्विसेज ली, टेलीफोन का एक्सपेंस पे किया। रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस, सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर आप ध्यान से देखें एक्सपेंसेस आर इंटेंजिबल्स। एक्चुअली में पैसे बाहर जा रहे हैं और आप उसके बदले में सर्विसेज ले रहे हो, दोज आर नेम्ड एज एक्सपेंसेस। आप बताइए जी भूपेश आनंद क्लासेस कि अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है तो मैंने कहा आप क्या कहेंगे मुझे, प्लीज टेल अस व्हाट आर योर एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर योर इनकम्स एज भूपेश आनंद क्लासेस। क्या मुझे सब बता सकते हैं कि एज अ भूपेश आनंद क्लासेस मेरी इनकम क्या होगी या व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम्स। और चलिए पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या है, मैंने अभी बताया एक्सपेंसेस और कुछ नहीं, एक्सपेंसेस आर इंटेंजिबल, आप देख नहीं सकते। These are something which I have paid cash for the services I have borrowed। जो सर्विसेज मैंने हायर की, जो सेवाएं मैंने लोगों से ली और उसके बदले में जो पे किया, मैं उसको बोलता हूं दैट इज माई एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल एज अ भूपेश आनंद क्लासेस मैंने सैलरी पे की, I have paid salary because I have taken the services of my employees, so I will say this is a salary expense, my cash is going out, मेरा पैसा मेरी जेब से गया। ठीक है सर, आप बताइए। और एज अ भूपेश आनंद क्लासेस हम और क्या कर रहे हैं बेटे, हमने गूगल में गूगल एड सर्विसेज ली and we have paid for that। it means this is advertisement expenses because I have taken their services। मैंने फेसबुक में ऐड लगाई, पीपीसी में लगाई, यूट्यूब में लगाई, तो इट मीन्स मैंने उनकी सेवाएं ली, सर्विसेज ली।
Electricity paid. Electricity paid. Yes, I have taken the services of an electricity department and I have paid for that. So I will say it is a electricity expense. As a Bhupesh Anand classes, मैंने ये सब कुछ किया, और भी होंगे एक्सपेंस. आई एम जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया. तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस, I can calculate the performance of Bhupesh Anand classes by calculating how much is expense and how much is income. जैसे एक स्टूडेंट की मुझे कैलकुलेशन करनी है परफॉर्मेंस, तो मैं उसका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, क्वार्टरली एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए, सब्जेक्ट वाइज कितने आए, टोटल कितने आए, कितना परसेंटेज आया, आई कैन फाइंड आउट कि वेदर इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट. Similarly, if I want to find out the performance of an entity, I have to see how much is the income and how much is expense. Let it be X dollars is expense, जो मैंने अभी बताया. बेटे इनकम भी इंटेंजिबली होती है. इनकम हम क्यों लेते हैं बेटे? कैश अगर जा रहा है सर्विसेज लेने के बाद, तो I will say that is expense. And if cash is coming in because I have given services, I have departed services, I have delivered services. मैंने अपने वीडियो लेक्चर सेल किए थ्रू गूगल ड्राइव एंड थ्रू मोबाइल ऐप. तो इट मीन्स मैंने वो सर्विसेज पे की, सर्विसेज दी और उसके बदले में कैश आया. इट मीन्स फीस रिसीव्ड either through Google Drive or through pen drive or through physical lectures. Fees received. I am a qualified chartered accountant, so I have also received a professional fees. मैंने ऑडिट किया और मैंने वहां से फीस रिसीव की. मेरे पास एक जगह थी, मैंने उसको किराए में दे दिया एंड आई हैव रिसीव्ड रेंट फ्रॉम दैट. सो रेंट रिसीव्ड. अब आप चेक करिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आइटम्स एक्सपेंसेस में थी वो सेम आइटम्स कैन बी इन इनकम. But the difference will be in expense, cash is going out and I have taken those services. But in case of income, my cash is coming in and I have delivered those services. तो मैं क्या करूँगा, 12 महीने के पीरियड में मेरी इनकम कितनी है, how much is the income and how much is expense, उनको मैं कंपेयर कर लूँगा. If income is more than expense, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, it means this is a scenario of profit. And if I say that my income is less than expense, I will say this is a scenario of loss. You're getting my point? I as a Bhupesh Anand classes organization are selling video lectures, are selling physical classes for different courses. हम एक्सपेंस भी कर रहे हैं, हम इनकम भी कर रहे हैं, हम सर्विसेज देते भी हैं, हम सर्विसेज लेते भी हैं. तो हमने कितना सर्विसेज दिया माइनस कितना सर्विसेज लिया, इन अ गैप ऑफ 12 months, इन अ गैप ऑफ 1 accounting year, in a gap of 1 financial year. I will say that the difference between income and expense, that is named as profit. It means आपको transactions different transactions जो हमने last lecture में discuss किया था कि what are the steps involved in accounting process. We have discussed in the last class कि भाई accounting process में क्या क्या steps होते हैं. मैंने कहा था जी पहला step होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी देयर विल बी सम ट्रांजैक्शंस, कुछ तो ट्रांजैक्शंस होंगी. अब एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन. आई सेड दैट ड्यू टू विच देयर इज अ चेंज इन 5 in change in money, पैसे में चेंज आना. I will say that is a transaction. For example, salary paid, cash गया, पैसे चले गए, it means it is a transaction. Supposingly I have purchased furniture, तो furniture आया, पैसे चले गए, it means this is also a transaction. Owners, they have introduced a capital, it means cash is coming in. तो किसी भी हादसे से
अगर कैश में बदलाव आता है, चेंज आता है, तो मैं कहूँगा उसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो आपको नहीं करनी। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आप नहीं करेंगे, बट यू शुड नो व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ईदर थ्रू जनरल बुक, ईदर थ्रू परचेज बुक, सब्सिडरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स, आप उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड देन आफ्टर पासिंग रिकॉर्डिंग यू विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। आप उन सभी के लेजर अकाउंट्स, खाते जिसको हम बोलते हैं खाते, प्रिपेयर करेंगे। एंड देन स्टेप नंबर 3 विल बी यू विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आप उन सभी खातों को, जो आपने खाते प्रिपेयर किए, उन सभी खातों को आप उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस एक चीज़ होती है, आप मान के चलें कि हम यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाएंगे और उसका भाई हम वी आर फॉलोइंग अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपको नहीं पता डबल एंट्री छोड़ दीजिए, मैं तो जस्ट वैसे कह रहा हूं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 फेजेस होते हैं। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह से if I am doing a transaction there will be 2 effect, that is named as double entry। हम क्या करेंगे जी, स्टेप 3 में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। एंड स्टेप 4 we want to prepare financial statements of भूपेश आनंद क्लासेस। अब देखिए ध्यान से सुनना जी, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो चुकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाऊंगा उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसको IFRS कहती है SOCI। इनकम स्टेटमेंट में जो भी इनकम्स होंगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उस ट्रायल बैलेंस में मैं उनको इनकम स्टेटमेंट में ले लूंगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि दैट इन ट्रायल बैलेंस देयर आर सो मेनी अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नीदर माय इनकम नॉर माय एक्सपेंस। For example, capital introduced, that is neither my expense nor income. For example, purchase of asset, neither a expense nor a income. For example, depreciation on an asset, non-current asset, it is, you're getting my point. The point is that there can be 100 and lakhs and crores of transactions जिसको हमने रिकॉर्ड किया, जिसके हमने लेजर अकाउंट्स बनाए और जिसको हमने ट्रायल बैलेंस में शो किया। अब जब हम ट्रायल बैलेंस पे शो कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस नाउ आई वांट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस ट्रायल बैलेंस में मैं इनकम देख लूंगा भूपेश आनंद क्लासेस की, एक्सपेंस देख लूंगा भूपेश आनंद क्लासेस के, और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दूंगा। इनकम इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, एंड इफ इनकम इज लेस देन एक्सपेंस इट इज अ केस ऑफ लॉस। वो तो मैं कर दूंगा, बट जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में बच जाएंगी दे विल बी ईदर एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल। मैंने कहा ना 5 चीजों से संसार बन गया, पूरा अकाउंट्स 5 चीजों से बन गया बेटे, एसेट से, लायबिलिटी से और कैपिटल से। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन केयरफुली एंड प्रिपेयर योर नोट्स, क्योंकि मैं जो धीरे धीरे आ रहा हूं ना अकाउंटिंग इक्वेशन के पास आ रहा हूं, और आपके एग्जामिनेशन में, आपके करिकुलम में, आपके स्क्वायर में उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स में भी क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा पहला स्टेप था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस का होना, सेकंड इज रिकॉर्डिंग, थर्ड इज लेजर अकाउंट, एंड देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन फ्रॉम दैट ट्रायल बैलेंस आई विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इनकम होंगी और जो एक्सपेंस होंगे उसको तो हम इनकम स्टेटमेंट में दिखा देंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अपोलो टायर्स की इनकम क्या होगी, सोचिए, टायर को सेल करना, ट्यूब को सेल करना, और अपोलो टायर्स के एक्सपेंसेस क्या होंगे? भाई अपोलो टायर्स ने सर्विसेज ली होंगी, गुड्स ली होंगी, रॉ मटेरियल बाय किया होगा। इट मीन्स एक्सपेंस कैन बी फॉर सर्विसेज एज वेल एज फॉर गुड्स। यू हैव परचेज समथिंग, यू हैव इनकर्ड समथिंग। तो अपोलो टायर्स ने रबर परचेज किया होगा, सैलरी पे एम्प्लॉयज को पे की होगी, फैक्ट्री रेंट दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, प्रिंटिंग एक्सपेंस होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा। ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। तो इनकम और एक्सपेंसेस तो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे।
बट ट्रायल बैलेंस में और भी बड़ी सारी आइटम्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं ईदर दैट विल बी एसेट फॉर अपोलो टायर्स और अ लायबिलिटी फॉर अपोलो टायर्स और अ कैपिटल फॉर अपोलो टायर्स। तो बेटे 5 चीजों का ध्यान रखना है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आ चुका हूं। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि अगर आपको 5 आइटम्स के बारे में मालूम है तो यू कैन easily अंडरस्टैंड व्हाट आर द components ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय एक्सपेंस एंड व्हाट आई मीन बाय इनकम। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। बेटे एसेट्स क्या होते हैं? बिकॉज 5 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट बना पाएंगे। बेटे एसेट का मतलब है दोज बेनिफिट्स। मैंने कहा जी एसेट्स आर दोज बेनिफिट्स। अभी मेरी स्टोरी चल रही है बेटा, अभी मैंने जूस नोट्स नहीं दिखाए, करिकुलम नहीं बताया, स्क्वाजर नहीं बताया, कोका कोला की बैलेंस शीट भी नहीं दिखाई। अभी 5-6 मिनट और मेरी स्टोरी चलने वाली है। मैं इस स्टोरी में ये कह रहा हूं कि एसेट्स हम उन वस्तुओं को, उन थिंग्स को बोलते हैं जिससे हमें आज बेनिफिट मिलेगा या भविष्य में मिलेगा। आई विल बी गेटिंग अ बेनिफिट ईदर टुडे और इन फ्यूचर, दैट इज ईदर एट T0। अगर मैं ये टाइमलाइन प्रिपेयर करूं, या तो मुझे आज ही बेनिफिट मिलेगा और या फ्यूचर में मिलेगा। दैट इज नेम्ड एज एसेट। दोज बेनिफिट्स, दोज थिंग्स, दोज वस्तुएं ऑन विच, जिसको मैं कंट्रोल करता हूं, जिसका मैं ओनर हूं, एंड आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ईदर टुडे और इन फ्यूचर, दैट इज नेम्ड एज एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है। अब बेटे प्लांट एंड मशीनरी का मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, गुड्स बनाऊंगा, सेल करूंगा, आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट। सो प्लांट एंड मशीनरी इज अ बेनिफिट विच आई एम द ओनर, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, तो ये मेरा एसेट है क्योंकि आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल, मैंने गुड्स को बेचा उधार में, क्रेडिट में, एंड आई विल बी गेटिंग द प्रॉफिट, आई विल बी गेटिंग कैश फ्रॉम दोज कस्टमर्स इन फ्यूचर। So that is also my benefit, because those benefits which either I will be getting today or in future, those are named as assets। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में से इनकम और एक्सपेंस को उठाया, उनको तो इनकम स्टेटमेंट में रख दिया, लेकिन अभी भी बड़ी सारी ऐसी आइटम्स हैं विच कैन ईदर बी एसेट्स और लायबिलिटीज or capital। So firstly I should know what I mean by assets, what I mean by liabilities, what I mean by capital, तभी तो मैं आपको components बता पाऊंगा। तो क्या लगता है assets का मीनिंग आपको समझ आ गया? ऐसी वस्तुएं, ऐसे थिंग्स जिसका आपका जिसके ऊपर कंट्रोल है, जिसके आप ओनर हो और जिससे आपको आज या भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। एसेट्स को जनरली अगर हम डिवाइड करें तो बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द ओनर ऑफ अ कार, इफ आई एम द ओनर ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, सो दीज आर द बेनिफिट्स विच आई एम कंट्रोलिंग टुडे एट T0। द बेनिफिट्स विच आई विल बी गेटिंग इन फ्यूचर, दैट इज T1, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। जैसे मैंने अभी बताया, आपने गुड्स सेल की उधार में, आपको कैश मिलेगा बट फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज नेम्ड एज अगेन एन एसेट। एंड प्री पेमेंट्स, इसको डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। मैं अभी जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, प्री पेमेंट्स, आपने कुछ पेमेंट्स प्री कर दी, एडवांस में कर दी, तो बेटे हम उसको प्री पेमेंट्स बोल देंगे। एसेट्स को 3 पार्ट्स में देखेंगे। एसेट्स का मतलब समझ आ गया। मैं आ गया जी सेकेंड पॉइंट में, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं बेटे? लायबिलिटीज का मतलब है कि जो आपने बोरो किया, जो आपने कर्ज लिया, आप कर्जदार हैं। जैसे किंगफिशर एयरलाइन, विजय माल्या हैज बोरोड बैंक लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। सो इट मीन्स विजय माल्या ने उधार लिया, कर्ज लिया, जो उसे पे करना है। लायबिलिटीज का मतलब है समथिंग विच यू हैव बोरोड और समथिंग यू हैव टू पे दैट इन फ्यूचर और टुडे। सो अगेन लायबिलिटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। If I say the first category, I will say that can be a borrowing, a loan which I have borrowed. I have to pay in the future. And the second is, if I have purchased,
इफ आई हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स पेबल। मैंने गुड्स खरीदी, उधार में खरीदी, जिसकी पेमेंट मुझे फ्यूचर में करनी पड़ेगी, कर्ज है, आई एम ओइंग फॉर दैट, आई हैव टू पे फॉर दैट, दैट इज नेम्ड एज अकाउंट्स पेबल। एंड द थर्ड इज आउटस्टैंडिंग और अक्रूड। बेटे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मुझे देने थे बट मैंने नहीं दिए, जैसे किंगफिशर एयरलाइन हैज टू पे सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज बट फॉर लास्ट 6 months बट दे हैव नॉट पेड, दे हैव टेकन द सर्विसेज। आप उन्होंने सर्विसेज तो ले ली एयर होस्टेसेस की, कैप्टन्स की, बट उनको सैलरी पे नहीं की। इसका मतलब उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज नेम्ड एज आउटस्टैंडिंग। Now, there is a difference between outstanding and pre and accrued, वो देखेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहे। मैं आपको 5 बातों को समझाना चाहता हूँ। एक बच्चे को नींद आ रही थी, दूसरा सोने लग गया, उसने कहा पता नहीं क्या बोलता है यार मास्टर। बट द पॉइंट इज I have not started components of financial statements. Before starting components of financial statement, I want to build up a groundwork, you know. At least you should know what I mean by income, what I mean by expense, what I mean by assets, and what I mean by liabilities. And what I mean by capital. Capital means something which is being introduced by the owners, जो उस entity के owners ने introduce किया। If I talk of a proprietorship firm, and Ramlal is the owner of that, proprietor of that firm, proprietorship firm, so it means some cash which he has brought in the beginning and has introduced in that business, I will say that is capital. But अगर मैं entity की बात करूं, आर्टिफिशियल एंटिटी की बात करूं, कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करूं, तो आई विल बी टॉकिंग ऑफ कॉमन स्टॉक, आई विल बी टॉकिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, आई विल बी टॉकिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर गिविंग द फंड्स टू दैट एंटिटी, दैट इज नॉट अ एसेट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ लायबिलिटी। उस रेजिडुअल इंटरेस्ट को हम बोलेंगे कैपिटल। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? उस रेजिडुअल इंटरेस्ट को हम ये कहेंगे कि वो कैपिटल है। बस लास्ट 2 बातें बतानी है। एक बच्चा कहता सर हमने कुछ लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा बेटे, आप ये बताओ। मैंने आपको कहा था जब अपनी कहानी शुरू की थी तो मैं यहाँ तक था। आप देखिए मैंने इस कहानी को यहाँ तक अपना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले आपको कहा था एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी हो तो हमें उसकी रिपोर्ट कार्ड बनानी पड़ेगी, उसके मार्क्स, उसकी बेंच मार्क्स हैं। Similarly, for a business entity, if I want to find out, you know, the performance, because I will be very much curious for that, so I will prepare the income statement for that, and for that income statement, I will find out the performance, and from income statement, from profit and loss statement, I will find out whether there is a case of profit or loss. ठीक है जी। इसी तरह से स्टूडेंट के लिए जैसे परफॉर्मेंस मार्क्स बेंचमार्क हैं, एक एंटिटी के लिए प्रॉफिट इज द बेंचमार्क दैट वेदर ही इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट। बट खाली आप ये बताइए एक बच्चे के बड़े अच्छे नंबर आए, ठीक है जी, फर्स्ट आ गया, अज्यूम कर लेते हैं, क्या लगता है वो स्टूडेंट सच में अच्छा होगा, अच्छा हो सकता है, या उसकी कुछ और क्वालिटीज भी और फीचर्स भी देखने चाहिए? यू गेटिंग अ पॉइंट? एक स्कूल में हमें किसी को हेड बॉय बनाना है। अब हेड बॉय के लिए 2 आपके सामने ऑप्शंस हैं। एक मिस्टर ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए भी इज वेरी गुड इन स्टडीज, स्टूडेंट बी इज ऑल्सो वेरी गुड इन स्टडीज। दोनों पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं और होने भी चाहिए। हेड बॉय तो हम उसी को बनाएंगे। बट स्टूडेंट ए का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। बट स्टूडेंट बी में बिहेवियर भी अच्छा है और उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। आप बताइए अगर आप उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तो आप किसको हेड बॉय बनाएंगे? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच बट नेचुरल दैट स्टूडेंट बी, जिसका बिहेवियर भी अच्छा है, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, जिसके मार्क्स भी ज्यादा हैं, I will nominate that person as a head boy. Similarly, for an entity, for a corporate entity, it is not just the performance statement. It is not just the income statement which is important. No doubt it plays a very important role कि आपके नंबर कितने आए हैं, but income statement के साथ साथ उसका बिहेवियर, उसके एसेट्स की मैनेजमेंट कैसी है, उसकी लायबिलिटीज की मैनेजमेंट कैसी है, उसका कैपिटल कितना है,
with these statement also I can find out that how much that company, that entity is doing good or not. So second statement जो हमें बनानी पड़ेगी along with performance, वो हम कहते हैं that is position statement. वो कहां पे खड़ा है यार आज, उसकी position क्या है, what is the position of assets, what is the position of liabilities, what is the position of capital. तो देखिए क्या लिखा है, performance of a business entity can be judged on the basis of different types of yardsticks. अलग अलग yardsticks हैं, और भी बड़े सारे हैं, मैंने तो दो ही बताए हैं. एक यार्डस्टिक मैंने बताया जी प्रॉफिट, और दूसरा यार्डस्टिक बताया है कि उनका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ लेनदारी एंड पोजीशन ऑफ देनदारी. व्हेन आई से लेनदारी इट मींस एसेट्स, व्हेन आई से देनदारी इट मींस कैपिटल एंड लायबिलिटीज, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. कंपनी हैज टू पे टू द ओनर्स एज वेल एज टू द आउटसाइडर्स. तो हम उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, हम उसकी पोजीशन स्टेटमेंट बनाएंगे. और बेटे पोजीशन ना एक ही दिन की होती है. अब आप ध्यान से सुन नहीं रहे, आपको क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, करिकुलम में है भी, कि व्हाई इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 12 months एंड व्हाई बैलेंस शीट इज एज ऑन अ डेट. मैंने वैसे अभी बातों में बता भी दिया दैट व्हाई बैलेंस शीट, व्हाई पोजीशन इज एज ऑन अ डेट एंड व्हाई परफॉर्मेंस इज ओवर द ईयर. बेटे परफॉर्मेंस हम 12 महीने की चेक करते हैं. 8th क्लास में कितने नंबर आए, 9th में कितने आए, 10th की परफॉर्मेंस के ऊपर 11th से 12th. इट मीन्स वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं. CFA इंस्टीट्यूट का जब आपको रिजल्ट आएगा तो वो कहेंगे जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव दिस मच ऑफ नॉलेज. इट मीन्स performance is being calculated for the period and position is calculated as on a particular date. कोका कोला की अभी मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा, उसको बोलेंगे पोजीशन स्टेटमेंट, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st December 2019, 31st December 2020, 31st December 2021, 31st December 2022, 31st December 2023 एज ऑन. और जब मैं इनकम स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब है परफॉर्मेंस. इट इज ऑलवेज फॉर द पीरियड. बेटे सारी बातें मैं कवर करता जा रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना. तो मैंने आपके सामने ये बातें रखी, अब मैं आ गया आपके सामने, आपको फिर मैंने अपनी क्लासेस की इनकम स्टेटमेंट बताई, अपनी केस स्टडी बताई कि मेरे इनकम्स क्या हैं और मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं. फिर मैं आगे चला और मैंने आपको अभी भी बताया दैट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अकेडमिक ईयर फॉर अ स्टूडेंट. सिमिलरली परफॉर्मेंस फॉर अ कंपनी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंड दैट इज जनरली ऑफ 12 months. एकेडमिक ईयर भी 12 महीने का होता है और अकाउंटिंग ईयर भी 12 महीने का होता है. ध्यान से सुनना मैंने जो बोला आपको, अकेडमिक एंड अकाउंटिंग. परफॉर्मेंस एकेडमिक ईयर स्टूडेंट के लिए हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और एक एंटिटी के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम SOCI बोलते हैं. और पोजीशन के लिए कि भाई उसकी पोजीशन स्टेटमेंट कैसी है, हम देखेंगे वो बच्चा हार्ड वर्किंग है, कर नहीं पा रहा, वो एक अलग एस्पेक्ट है. वेदर ही इज हार्ड वर्किंग, वेदर ही हैज अ पोटेंशियल टू गो इन नेक्स्ट क्लास, वेदर ही हैज अ पोटेंशियल टू डू हार्ड वर्क, दैट इज पोजीशन. सिमिलरली फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी हम उसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं, उसके कैपिटल कितनी है. तो आपके सामने मैंने पोजीशन के लिए फिर एक बच्चे का एग्जांपल लिया और एंटिटी का एग्जांपल लिया. बेटे आपको लॉजिकली तभी समझ आएगा, मैं रियल लाइफ के डे टू डे एग्जांपल्स की हेल्प से आपको सारी बातें बताऊंगा. तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा क्या, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 आई विल फाइंड आउट द पोजीशन. बस 5 चीजें अगर आपको क्लियर होंगी ना, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं. बेटे अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा, ऐसे समझ आएगा, ऐसे. चलिए एसेट्स मैंने बता दिया. इफ बिजनेस इज ओनिंग और कंट्रोलिंग एनी बेनिफिट टुडे एट T0, इट मीन्स दोज थिंग्स विच द बिजनेस इज कंट्रोलिंग टुडे. आज ही मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, सो आई एम कंट्रोलिंग दैट एंड आई एम द ओनर ऑफ दैट. सो दिस इज माई एसेट बिकॉज आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दैट.
or if I will be getting the benefit in future, any benefit which we will be getting in future. तो थिंग्स, मैंने बताया था एसेट्स को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थिंग्स और वस्तुएं. कार इज अ थिंग, मशीनरी इज अ थिंग, फर्नीचर इज अ थिंग, बिल्डिंग इज अ थिंग, एंड सेकंड इज अकाउंट्स रिसीवेबल विच आई विल बी गेटिंग इन फ्यूचर, एंड थर्ड इज प्रीपेमेंट. ये डिस्कस किया. फिर बेटे मैंने आपको बताया व्हाट आर लायबिलिटीज. लायबिलिटीज का मतलब है जो कर्ज आपको देना है, आपने जो उधार लिया, आपने जो बाहर वालों से पैसे लिए, आपको पेमेंट रीपेमेंट करना पड़ेगा. जैसे आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया, यू हैव बोरोड अ ब्रिज लोन, टर्म लोन फ्रॉम HDFC, you have to repay that. That is a liability. Or second can be again liabilities. We have classified into 3 parts broadly. Accounts payable, जो गुड्स मैंने खरीदी उसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो सर्विसेज ली और उसकी पेमेंट नहीं की बेटे, उसको हम जनरली बोलते हैं क्या, लायबिलिटीज. लास्ट है बेटे कैपिटल. इसके 3-4 नाम लिख दिए मैंने, लिख लो आप. कैपिटल, इक्विटी, ओनर्स फंड. बस अब मैं टेक्निकल वर्ड्स में आ गया हूं. अब आप देखिए जो भी कुछ मैंने अभी बताया उसको मैं सम अप करने वाला हूं, और अब आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट से सब समझ आ जाएगा. मैंने कहा एक एंटिटी, फॉर अ बिजनेस एंटिटी देयर आर 2 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे कहां से आ रहे हैं, एंड पैसे कहां जा रहे हैं, और जितने पैसे आएंगे दैट शुड बी इक्वल टू जितने पैसे जाएंगे. आप चोरी थोड़ी करके लेके आ रहे हो. मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स हैज टू बी इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड्स हैज टू बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. भाई आपने मोबाइल फोन लिया, आईफोन लिया 60,000 इंडियन रुपीज का, तो आपने अपने पैसे 40,000 रुपीज लगाए, आपकी सेविंग्स थी, और 20,000 आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया. इट मीन्स सोर्सेस ऑफ कैश हैज टू बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ कैश, यूजेस ऑफ कैश. वही बात मैंने लिखी है. आप पैसे कहां कहां से ले सकते हो, या तो ओनर आपको ओनर विल इंट्रोड्यूस द मनी, और आप उधार ले सकते हो. एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर, रवीना टंडन और रंभा. इट मीन्स यू कैन गेट फंड्स either from owners, either from घर वाली, that is from equity shares, or you can borrow bonds, you can issue the bonds, you can take a term loan, you can take goods on credit. It means आप पैसे 2 जगह से ले सकते हो. देखो धीरे धीरे मैं कहां जाता जा रहा हूं. either from capital or from borrowers fund. और जो पैसे आएंगे उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करोगे, या आपके पास कैश होगा, एंड दैट इज यूटिलाइज इन एसेट्स. एसेट्स का मतलब है आपके पास जो पैसे आए उसका यूज कहां किया. उसके आपने गाड़ी खरीद ली, कार परचेज कर ली, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया. इट मीन्स वेयर यू हैव अप्लाइड दैट फंड्स, एंड देयर हैज टू बी सोर्सेज ऑफ फंड हैज टू बी इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड. ठीक है जी. तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फंड. मैं आ गया जी यूजेस में. यूजेस ऑफ फंड का मतलब क्या है, एसेट्स जो आपने यूज किए. सोर्सेज हैज टू बी इक्वल टू यूजेस. सोर्सेज का यूजेस के बराबर होना कंपल्सन है. ठीक है सर. तो देखिए धीरे धीरे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आ रहा हूं. बेटे ये जो मैंने लिखा ना, बड़ी प्यारी सी चीज लिख दी. क्या क्या लिखा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. ये जो कैपिटल है ना, इसका मैंने नाम लिखा सोर्सेस. इसका मतलब यू कैन गेट फंड्स ईदर थ्रू कैपिटल और थ्रू बोरोइंग्स, एंड दीज आर यूजेस. ये यूजेस है. आपने कहां यूज किए, एसेट्स में. तो बेटे इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. इन अकाउंट्स वी हैव वन इक्वेशन. जैसे आपने मैथमेटिक्स में की होंगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, 5x + 2y = 30.
सिमिलरली इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है ना बेटा मैथमेटिक्स में 5x + 3y इज इक्वल टू 30. लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई 5x + 3y, राइट हैंड साइड क्या हुई 30. इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. सिमिलरली इन अकाउंट्स ऑल्सो देयर इज वन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम जनरली कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. बिकॉज जब भी इक्वल का निशान आएगा तो हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन, और इक्वेशन में ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड. एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स सोर्सेस इज इक्वल टू यूजेस. बेटे बड़ी प्यारी प्यारी गहरी गहरी बातें मैं बता भी चुका हूँ. कुछ बच्चे तो ढीले बैठे हुए हैं, लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, थप्पड़ मारो खींच के उनके मुंह पे. वो समझ रहे CFA USA अमेरिकन है, हम आराम से कर लेंगे. बेटे कैसी बातें करते हो, रिजल्ट की परसेंटेज कम होती जा रही है. कहाँ पे हो आप? अभी तक तो मैंने चैप्टर बस थोड़ा सा स्टार्ट ही किया है. आज का कंसेप्ट नंबर 2 अभी कंपोनेंट्स के बारे में बताना है. बेटा मैं ग्रास रूट बता रहा था, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल. एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू कि एसेट्स इज इक्वल टू या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. ठीक है जी. तो अभी हम एक इक्वेशन करेंगे, लेकिन पहले आप बात चल रही है तो बात बहुत दूर तक जाएगी. आप पहले समझ लीजिए कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट आप लिखें. वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इन सभी को जूस नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देख लीजिए. बैलेंस शीट और SOFP, आई विल से, मैं कहता हूं जी बैलेंस शीट हो या SOFP हो, इसको बोलते हैं कंपोनेंट 1. बैलेंस शीट shows the financial position at a particular point of time. I have told you what I mean by position. I have told you what is the meaning of at a time, as on a particular period. It can be consist of 3 elements. मैंने बताया था कि इनकम और एक्सपेंसेस तो इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, और बाकी जो बच गया या तो एसेट्स होगा, या वो लायबिलिटीज होंगी, या वो कैपिटल होगी. दैट विल गो इनटू पोजीशन स्टेटमेंट. तो मैंने कहा एसेट्स. एसेट्स को हम रिसोर्सेज कहते हैं जो कंट्रोल्ड हैं, ओन्ड बाय दैट एंटिटी. लायबिलिटीज का मतलब है जो अमाउंट ओड है, जो आपने कर्ज लिया है, कर्ज चुकाना है. ओनर्स इक्विटी मीन्स रेजिडुअल इंटरेस्ट, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आगे आ गया जी. मैं आ गया जी बैलेंस शीट. एक स्मॉल बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है सोर्सेस और यहाँ लिखा है यूजर्स. तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ. आप एक बार हैंड रिटन स्लाइड्स में आए, वहाँ मैंने बड़ा अच्छा सा लिखा है. आप बनाइए स्मॉल बैलेंस शीट, बनाइए दोस्त, बनाइए स्मॉल बैलेंस शीट. बनाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे. इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स स्टिल यू कैन डू, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक्स बता दिए. स्मॉल बैलेंस शीट में मैं कहता हूं जी ये होती है सोर्सेस ऑफ फंड्स. पैसे कहां से आए और पैसे कहां गए, यूजेस ऑफ फंड्स. अब अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड इज इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड. इक्वेशन का मतलब क्या है, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So I can also write down instead of sources of funds, मैं ये भी लिख सकता हूं कैपिटल प्लस बोरोइंग्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. आप देख रहे हैं धीरे धीरे मैं कहां तक पहुंच गया. पिछले आधे घंटे में से अगर आपने ध्यान से सुना हो और आप नॉन कॉमर्स रहे हो तो बेटे तब भी आपको लॉजिकली बातें काफ़ी हद तक क्लियर होंगी, इस बात का दावा है. आगे चलिए, आगे लिखिए. अब लिखना ज़रूरी है थोड़ा सा यार, हैंड रिटन स्लाइड्स हैं. जूस नोट्स भी लिख लें तो अच्छा है, अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाए भी थे. इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. मैंने क्या किया, कैपिटल की जगह इक्विटी का नाम दे दिया. मैं नाम चेंज करता जाऊँगा. जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, अर्जुन के बहुत सारे नाम थे, ऐसे ही कैपिटल के धीरे धीरे नाम चेंज होंगे. प्रोप्राइटरशिप फर्म में हम उसको कैपिटल बोलेंगे, बट फॉर अ
corporate entity we will say it as a equity. So equity is equal to assets minus liability और liabilities is equal to assets minus equity. बेटे आपको इक्वेशन पता है, जैसे मैं कहता हूं जी 5x + 3y इज इक्वल टू 30. अब आपको y पता है, 30 भी पता है, तो यू कैन कैलकुलेट x. आपको x पता है, y पता है, y नहीं पता तो यू कैन कैलकुलेट y. मतलब जो भी अननोन है आप उस इक्वेशन की हेल्प से उस अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है जी, आगे आ जाइए. मैंने फिर बैलेंस शीट में यहाँ लिखा ओनर्स फंड, इक्विटी, एसेट्स, बोरोअर्स फंड, लायबिलिटीज. लिखना बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. आप लिखने में जरा सी भी कंजूसी मत करना बेटे. कराने को तो मैं जूस नोट से करा ही सकता हूँ, अभी कराऊंगा ही, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं अगर कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स दूंगा तो आप उसको प्रिपेयर करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो बनोगे होशियार. तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए सोर्सेस. सोर्सेस के दो सोर्सेस हैं. पहला सोर्स कौन सा है? ओनर्स फंड. और दूसरा सोर्स कौन सा है? बोरोअर्स फंड. आपके अपने पैसे, उधार के पैसे. पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी कैटरीना कैफ. जो भी पैसे थे आपके, आपने उसका क्या किया? एसेट्स में कन्वर्ट किया. तो ओनर्स फंड प्लस बोरोअर फंड हैज टू बी इक्वल टू एसेट्स. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज शुड बी इक्वल टू एसेट्स. ठीक है जी, इसको मैंने अलग अलग फॉर्म में लिखा है. फ्रॉम वेयर डॉलर्स आर कमिंग एंड वेयर डॉलर्स आर गोइंग. पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज अ बैलेंस शीट. अपने पैसे, अपने डॉलर्स, बाहर वालों के डॉलर्स, क्या किया उन डॉलर्स का. So I have tried to tell you in different manners so that you can get the concept. I think ये बातें आप सबको क्लियर हो चुकी हैं. मैंने फिर कहा बैलेंस शीट अभी हम देखेंगे, आइए देख ही लें. मैं भूपेश आनंद आज आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा. ठीक है जी, बैलेंस शीट दिखा दीजिए सर, ये देख लीजिए. देखिए साहब, करंट एसेट्स, उन्होंने पहले एसेट्स लिखे हैं. अब करंट एसेट्स में दे हैव रिटन कैश एंड इक्विवेलेंट. कैश एंड इक्विवेलेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. देखो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाई कोका कोला ने. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल करंट एसेट्स ऑफ कोका कोला. बेटे कोका कोला की बैलेंस शीट देख रहे हैं और कौन से ईयर क्या पीरियड है ये बेटे 2 जुलाई 2021 में उनके इतने 6 मंथ्स क्वार्टर एंडिंग कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट बनाकर दिया है. उसके बाद अदर एसेट्स आप देख रहे हैं, अदर एसेट्स. फिर नीचे आ गए, हम आ गए नीचे टोटल एसेट्स. इसका मतलब दीज आर यूजेस ऑफ फंड्स. कोका कोला ने सारे फंड्स को इस तरह से यूज किया. ठीक है जी, और वो आए कैसे पैसे? एक तो करंट लायबिलिटीज उधार से आए, उधार से पैसे आए, लोन ले लिया, अक्रूड इनकम, टोटल करंट लायबिलिटीज एंड देन लॉन्ग टर्म डेट. ये देखिए लॉन्ग टर्म डेट, अदर लायबिलिटीज. तो उन्होंने पैसे लिए कहां से. एंड देन हाउ मच इज देयर इक्विटी कैपिटल, हाउ मच इज टोटल इक्विटी. और यहाँ लिखा हुआ टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी, दिख रहा है क्या? तो लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हैज टू बी इक्वल टू एसेट्स. जरा चेक करते हैं जी ये कितनी फिगर है. ये फिगर है 90194. अब ऊपर जाते हैं एसेट्स में, देखते हैं क्या
कोका कोला के टोटल एसेट्स 90194 है, देखिए जी 90194। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आज आपको उसका एक क्वेश्चन भी कराना है। इट मीन्स कैपिटल, इट मीन्स इक्विटी, इट मीन्स ओनर्स फंड प्लस बोरोवर्स फंड, एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, है या नहीं। फिर हमने इनकम स्टेटमेंट भी देखनी है। मैंने आई थिंक आपको इनकम स्टेटमेंट भी बताई हुई है कि भाई इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। यू सी, इनकम स्टेटमेंट में भी हम क्या करते हैं, इनकम करते हैं और कोका कोला का रेवेन्यू, कोका कोला का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कोका कोला का ग्रॉस प्रॉफिट, कोका कोला के सेलिंग एक्सपेंसेस, कोका कोला की ऑपरेटिंग इनकम, कोका कोला की इंटरेस्ट इनकम, कोका कोला का इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये हम सारा शो करते हैं। द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू से यू दैट in financial statements we generally prepare 4 types of statements, or I will say generally main components are: the first is statement of comprehensive income, the second is statement of financial position, and why we prepare SOCI and why we prepare SOFP I have just told you by different examples. So let's start with the handwritten slides. थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर हम आगे आते हैं। कोका कोला की केस स्टडी में मैंने आपको बता दी। मैं आ गया जी कंपोनेंट नंबर 2 लिखना है, फिर हम जूस नोट्स में आएंगे। कंपोनेंट नंबर 2, पहली कंपोनेंट क्या थी, पोजीशन स्टेटमेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, एक तो इनकम स्टेटमेंट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड एक है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉरेन एक्सचेंज की एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स होंगी, उसको हम जनरली बोलेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एडजस्टमेंट फॉर पेंशन लायबिलिटी एसेट्स, उसको देखेंगे, अभी आप वो छोड़ दीजिए। एंड द थर्ड component, last component is a third component is statement of changes in equity. It means कोका कोला की जो इक्विटी है पहले कितनी थी और अब कितनी है, that statement is named as statement of changes in equity. बेटे वो 3 रीजन से डिफर हो सकती है। अभी मैं आपको जूस नोट्स में बताऊंगा कि देयर कैन बी 3 रीजंस ड्यू टू विच देयर कैन बी अ चेंज इन equity. One is operating profit or operating loss, second is non-comprehensive income, and third will be due to shareholders transactions. आपने नए शेयर्स इशू किए, बायबैक किया, डिविडेंड दिया, मैंने अभी बताया नहीं है, जस्ट एक आइडिया के लिए कि देयर कैन बी 3 रीजंस। आप लिख लें, कॉम्पोनेंट 3 लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, देयर कैन बी 3 रीजंस। 3 रीजंस हैं ड्यू टू विच देयर कैन बी चेंजेस इन इक्विटी। पहला रीजन है जी, फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू ऑपरेशंस। जो आपका मेन धंधा है, अपोलो टायर्स का मेन धंधा टायर बेचना, टायर खरीदना, तो टायर बेचने और टायर खरीदने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। भूपेश आनंद क्लासेस का मेन धंधा लेक्चर देना, फिजिकल क्लासेस लेना, तो जो भी प्रॉफिट ड्यू टू मेन ऑपरेशंस हुआ दैट इज ऑपरेशनल, रीजन 1। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी बताना है, एंड ड्यू टू शेयर होल्डर्स ट्रांजैक्शंस, ये भी बताना है। लास्ट है जी कॉम्पोनेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। बड़े प्यार से कैश फ्लो समझाऊंगा जब टाइम आएगा, अभी आप लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज कैन बी ड्यू टू 3 रीजंस: ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, फाइनेंशियल कैश फ्लोज। कैटरीना कैफ के मैंने केस स्टडी लिखी है, आपको मालूम है कैटरीना कैफ का मेन धंधा क्या है, मूवीज में काम करना, तो जो उसको पैसे आ रहे हैं ड्यू टू मेन धंधा, दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कैटरीना कैफ का एक फ्लैट है लंदन में, उसने उस फ्लैट को सेल कर दिया, उससे उसको कैश आया, दैट इज नॉट ड्यू टू ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज ड्यू टू इन्वेस्टिंग इनकम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैटरीना कैफ ने HDFC से लोन ले लिया,
दैट इज नॉट ऑपरेटिंग, नॉट इन्वेस्टिंग, इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स दूंगा बेटे जब कैश फ्लो करेंगे। तो मैंने आज 4 बातें बता दी, आप 4 बातें मैंने कहा देयर आर 4 कंपोनेंट्स। अब लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटे, आपको जो मैं अब बताने जा रहा हूं ना, मान के चलिए सबसे कीमती चीज बताने जा रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और उससे पहले चलिए जी, आप भी क्या याद रखेंगे, मैं आपको उससे भी पहले आप पी के जूस नोट्स में लेके चल रहा हूं, और आप सब आ जाइए आराम से जूस नोट्स में। नहीं है तो अच्छी बात है, इसी बहाने लिखोगे तो सही। लो जी, मैं सब रब कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं। आइए सर, आइए आइए, वी आर डूइंग कंसेप्ट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं तो कहता हूं जी सबसे पहले, वैसे तो इनकम स्टेटमेंट होनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, अब तो आपको आइडिया हो गया। मैं सबसे पहले बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूं। SOFP shows financial position at a time. It consists of 3 elements we have already discussed: assets, liabilities, owner's equity, and we can prepare the balance sheet as per this. And I have given you so many other formats. Assets is equal to this is this. This is accounting equation. इसको मैंने प्रूव किया है, लॉजिकली बताया है, कुछ भी रेक्टिफिकेशन नहीं किया बेटे हमने। ठीक है सर, मैं आ गया जी सेकंड पॉइंट में, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ मेजर दैट, ये आ गया कंपोनेंट नंबर 2। मैं वही देख रहा था कि हार्ड कॉपी में कि इसका हेडिंग नहीं लिखा हुआ। कंपोनेंट नंबर 2 दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आप लिख लीजिए और फिर लिखिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ मेजर दैट इंक्लूड्स चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट फॉर शेयर होल्डर्स ट्रांजेक्शन। ये एक ही सेंटेंस है बेटे, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। ऑल चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट शेयर होल्डर ट्रांजेक्शंस। अब शेयर होल्डर ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? नया इक्विटी स्टॉक कोका कोला ने इशू किया, इससे इक्विटी में चेंज आएगा। कोका कोला ने अपने पुराने शेयर्स बाय बैक कर दिए, कोका कोला ने डिविडेंड दे दिया। ये है शेयर होल्डर्स ट्रांजेक्शंस जो शेयर होल्डर्स के साथ हो रही है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स बोथ, एक तो नेट इनकम आती है और दूसरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लिखना बेटा, आप ऐसा समझ लीजिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है ड्यू टू ऑपरेशंस, प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेशंस और लॉस ड्यू टू ऑपरेशंस, और दूसरा पार्ट है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें 4 आइटम्स हैं जो याद रखनी है, पेपर में बार बार आती है, तो आप पहले लिख लीजिए। नेट इनकम वाला पार्ट मैं बता रहा हूं, कैलकुलेटेड बाय इनकम स्टेटमेंट कह दें, ट्रेडिंग अकाउंट कह दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह दें, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। जो मेन आपका धंधा है, मेन धंधो, मैंने एग्जांपल दिया था कैटरीना कैफ, अपोलो टायर्स, भूपेश आनंद क्लासेस, कोका कोला, अब नहीं बता रहा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो कौन सी होती है? ट्रांजैक्शंस विच नॉट एंटर इनकम स्टेटमेंट बट अफेक्ट इक्विटी। बेटे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं आती, बट उसकी वजह से इक्विटी में चेंज आ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं 4 और आपको याद रखने हैं। FMUU फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स। बेटे आप डॉलर्स में या किसी दूसरी करेंसी में जब भी ट्रांजैक्ट करोगे, आपको मालूम ही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हर रोज चेंज हो रहा है। उसकी वजह से जो एडजस्टमेंट आप करते हो
डिटेल में तो आगे बताएंगे। दैट इज नेम्ड एज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। सेकेंड इज मिनिमम पेंशन लायबिलिटी एडजस्टमेंट। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिनिमम पेंशन लायबिलिटी एडजस्टमेंट्स क्या होती है। अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस ऑन कैश फ्लोज और डेरिवेटिव्स। बेटे आपको मालूम है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेगुलरली होता रहता है। दैट इज मार्क टू मार्केट, सो दैट इज नॉट एक्चुअली रियलाइज्ड। हवाबाजी से हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, उसे इक्विटी में तो चेंज आएगा बट दैट इज नॉट ड्यू टू मेन ऑपरेशंस। तो इनको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 4 आइटम्स हैं। पहली आइटम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स, दूसरी आइटम मिनिमम पेंशन लायबिलिटी एडजस्टमेंट्स, थर्ड आइटम अनरियलाइज्ड जो आया नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अनरियलाइज्ड ऑन गेन और लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट्स। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने बेचनी है, उसमें वैल्यू प्लस माइनस हो गई, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है अभी हुआ नहीं बट आपको लग रहा है हो सकता है, तो वो ऑपरेटिंग इनकम तो हो ही नहीं सकती। दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेटे ये चारों आइटम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। मैंने तभी लिख दिया टू बी मेमोराइज्ड। फिर मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब नेट प्रॉफिट जो ऊपर लिखा ना यहाँ पे, ये इनकम स्टेटमेंट। अब इस इनकम स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं वो मैं नीचे आ गया जी। इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी हो तो हम ओवर अ पीरियड देखते हैं। एक एंटिटी की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम ओवर द ईयर देखते हैं। इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक है रेवेन्यू और 3 एलिमेंट्स हैं, एक है रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा अदर इनकम। भाई भूपेश आनंद क्लासेस को गूगल ड्राइव लेक्चर्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो इनकम आती है वो तो है ही। मैंने कहा था मेरी ना एक ऑफिस भी है जो मैंने रेंट में दिया हुआ है। दैट इज नॉट माई मेन धंधा, दैट इज अदर इनकम। तो उसको लिखा यहाँ पे रेवेन्यूज इनफ्लोज फ्रॉम एंटिटीज मेन ऑपरेशंस। जैसे भूपेश आनंद क्लासेस की मेन ऑपरेशंस हैं लेक्चर्स, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस। एक्सपेंसेस आउटफ्लोज ड्यू टू एंटिटी मेन ऑपरेशंस, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, सैलरी पे करनी है, गूगल एडवर्ड लगाने हैं। अदर इनकम मतलब गेन नॉट ड्यू टू मेन ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, गेन नॉट ड्यू टू मेन ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। ठीक है जी, तो मैं आगे आ गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, अपोलो टायर्स टायर बेचते तो उनके केस में आएगा सेल ऑफ गुड्स, हमारे केस में आएगा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कुछ भी करते हैं उससे पैसे आ रहे हैं और उन्हीं सर्विसेज से अगर पैसे जा रहे हैं तो दैट इज एक्सपेंस। गुड्स परचेज की या हमने रेंडरिंग सर्विसेज के रिलेटेड कुछ लिया। ठीक है सर, अब हम आ गए थर्ड पार्ट में। पहले नीचे आ जाइए, मैं कह रहा हूं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये आ गया जी, इसमें लिख लीजिए कंपोनेंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसे मैंने बड़ा प्यार से एग्जांपल समझाया कि अगर कोका कोला की इक्विटी शुरू में $100 है, लेट इट बी इन T0 और लेट इट बी एट T1, लेट इट बी एट T1 द इक्विटी इज $150, मान लेते हैं $150, मतलब $100 से $150 हो गई। तो ये जो $50 का इंक्रीज या डिक्रीज आया है, इट कैन बी ड्यू टू 3 रीजंस। अभी अभी हमने हैंड रिटन स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था। एक तो ड्यू टू मेन ऑपरेशंस, एक तो वो अभी बताया था आपको एफ, अभी बताया था ना ऊपर, FMUU नॉन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड थर्ड इज ड्यू टू शेयर होल्डर ट्रांजेक्शंस। बेटे बड़ा प्यार से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारी चीज़ों को रिलेट कर रहा हूं सो दैट आप रिलेशनशिप को ध्यान से देखें। कहानी किस्मत की शुरू की थी और मैं देखिए कहां तक पहुंच गया। और लास्ट कंपोनेंट है जी, लास्ट कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। यहां लिख लीजिए कंपोनेंट
4। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कैटरीना कैफ का एग्जांपल दिया था, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज एंड फाइनेंशियल कैश फ्लोज। बोलो बेटे, यहां तक बात समझ आ रही है? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, so that you can get an idea that what is the practical emphasis of accounting equation। और आपके करिकुलम में, आपके स्क्वाइजर में, आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में, कैंडिडेट रिसोर्सेज में, मॉक टेस्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं जहां तक मैंने देखा है, और बेसिक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल होगा। आज जो भी सीखा है उसको और प्रैक्टिकली करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।